गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 11 जून है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से संबंधित प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया, साथ ही निबंध के कौन से टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आज का डिस्कशन टॉपिक क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी लंबा विस्तृत आज टॉपिक है, तो चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। नए मंत्रिपरिषद में कौन कहाँ है, महत्वपूर्ण पदों को देखेंगे पीटी फैक्ट ओरिएंट के नज़र से। फिर उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 5 दिनों चलेगा लू का एक और दौर चलेगा, तो इसमें अल नीनो के प्रभाव की चर्चा हो रही है। तो यह क्या होता है, अल नीनो दक्षिण दोलन क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अल नीनो और ला नीनो की निगरानी तंत्र क्या है, भारत पर अल नीनो के क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर होगी क्या उपचुनाव। तो क्या है उपचुनाव, उपचुनाव में देखेंगे उपचुनाव क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे किन परिस्थितियों में होते हैं उपचुनाव, निर्धारित समय सीमा क्या होती है, कितने दिनों के अंदर उपचुनाव हो जाने चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर थल सेना में लॉन्च की है एकीकृत जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली, जिसे विद्युत रक्षक बोला गया है। तो यह क्या है, पीटी फैक्ट एस्पेक्ट से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, अदालत का काम है कानून की व्याख्या करना, विधायिका को निर्देश देना नहीं। तो यह एक हाईकोर्ट के द्वारा बातें की गई है, तो हम आर्टिकल 50 के संदर्भ में सभी चीज़ों को देखेंगे। न्यायिक सक्रियता, अतिवादिता, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। भारत में हुए 4 रक्षा समझौते पर जांच करेगा मालदीव सरकार, तो इन परिप्रेक्ष्य में हम भारत मालदीव के संबंधों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आदित्य L1 ने कैमरे ने कैद किया सौर तूफान, तो सौर तूफान से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करेंगे। चुनाव आयोग की साख बरकरार है, तो जो हालिया चुनाव हुए हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कैसा प्रदर्शन किया है, किस प्रकार से अपनी साख को बरकरार रखा है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आया यूनिसेफ का जिसमें यह कहा गया है कि हर चौथे बच्चे को पोषक भोजन का नसीब नहीं है। यह किस रिपोर्ट में कहा गया है, चाइल्ड फूड पार्टी न्यूट्रिशन डिफिडेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एक रिपोर्ट दिया है, जिसमें यह चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन जारी की किसान निधि की 17वीं किस्त। तो प्रधानमंत्री पीएम किसान क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोनों क्या है, इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वित्त पोषण और क्रियान्वयन कौन करता है, इस पर चर्चा करेंगे। आज के संपादकीय में हम देखेंगे तपती धरती सुलगते सवाल, तो क्या केवल प्राकृतिक आपदाएं हैं या मानवकृत आपदाएं हैं, इस प्रकार से प्रभावों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक और भी टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करेंगे, निर्धनता का संदेश देती है नई सरकार, तो किस प्रकार की निर्धनता की बात हो रही है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आइज को सपोर्ट कीजिए। बेल आपको इस बार कोड को स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए रहते हैं, वहाँ से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट पर जाइएगा www.yuktiaij.in, वहाँ पर आपको ऐप के डाउनलोड करने के भी लिंक उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर बार कोड को स्कैन करके MCQ सीरीज में आप शामिल हो सकते हैं, जो डेली आपको टेलीग्राम पर निर्धारित समय के अनुसार कराया जाता है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बिना समय गंवाए हुए देखते हैं मंत्रिपरिषद में अनुभवी और युवा जोश को शामिल किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय रखा है अपने पास, परमाणु ऊर्जा विभाग रखा, अंतरिक्ष विभाग, सभी मुद्दों के नीतिगत मुद्दे किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए जाते हैं, वो सभी प्रधानमंत्री के पास होते हैं। ऐसे आप लोगों को शुरुआती दौर से जानते हैं। और देखिए महत्वपूर्ण जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय, जिसमें IAS IPS जैसे अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और संबंधित मामले होते। परमाणु क्या होता है, परमाणु ऊर्जा विभाग जो देश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग के तौर पर अंतरिक्ष विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, वो प्रधानमंत्री के अंडर ही काम करता है। अब देखिएगा कैबिनेट मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री मिला, अमित शाह को गृह एवं सहकारिता मंत्रालय मिला है, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय मिला है, JP नड्डा स्वास्थ्य एवं रसायन उर्वरक मंत्रालय मिला है। फिर आपको शिवराज सिंह चौहान जो नए पूर्व में MP के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको कृषि एवं ग्रामीण विकास मिला है। सीतारमन जी को वित्त एवं कॉर्पोरेट मामला मिला है। इसी तरह ध्यान रखिएगा S जयशंकर को विदेश मंत्रालय। तो महत्वपूर्ण लोगों का है ना, कम से कम आपको याद रखना, कुछ टिक लगा देता हूँ, उसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। जीतन राम मांझी जी का नाम रखिएगा। खासकर ध्यान रखिए जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट के जो मंत्री बने हैं
उनका लिस्ट ज़रूर याद रखिएगा। मान लीजिए बिहार आप हैं, यूपी हैं, एमपी हैं, तो आपके बिहार से यूपी से कितने मंत्रियों का चयन हुआ है और कौन कौन से मंत्रालय उनको मिले हैं, आप ज़रूर इसे पीटी फैक्ट के तौर पर रखेंगे याद। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसे बताइएगा ताकि मुझे पता चले आप किन किन स्टेट से हमें वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना ज्योतिराज सिंधिया को नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पद है इसलिए अन्नपूर्णा देवी का नाम याद रखिएगा, चिराग पासवान का जो युवा मंत्री के तौर पर शामिल हुए हैं। फिर इसी तरीके का ध्यान रखिएगा, अगले टॉपिक में हम देखेंगे, इसमें देखिए इसमें आपको राज्य मंत्री के तौर पर भी बातें की गई हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पदों जैसे केंद्र में जो महत्वपूर्ण पद है उसी के अनुसार राज्य मंत्री का भी याद रखिएगा। फिर उसके आपको 5 लोगों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है राज्य मंत्रियों का, तो कम से कम इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इस तरीके से पीटी फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिएगा इस बार हीट वेव बहुत चला है जिसके कारण यह मेंस में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 5 दिनों तक लू की एक और दौर चलेगी। इससे पहले अप्रैल और मई में चल चुका है दौर। तो यह देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में शामिल होगा। साथ ही साथ यह जो दौर चलेगा लू का, वो क्या होगा, दक्षिण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के तटीय जो गंगा तटीय इलाकों में वहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा। जो इसका कारण क्या बताया जा रहा है, अत्यधिक गर्मी का कारण अल नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है। अल नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है, तो अल नीनो क्या है इस पर आपको विशेष नज़र होनी चाहिए। हालाँकि जब आपको मानसून जब मैंने चर्चा किया है तो अल नीनो और ला लीनो का मैं चर्चा किया है, ला लीनो का। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों प्रभाव आपको याद होने चाहिए, बेहतर तरीके से कवर होने चाहिए। अब ध्यान रखिएगा इसी के साथ कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अल नीनो और ला लीनो की जब भी हम बात करें तो ये क्या होता है, एक मौसमी पैटर्न होता है जो विषुवत प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्र के तापमान से भिन्नता के कारण घटित होती है। कहाँ पर, विषुवत प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा यह क्या होता है, इस पर प्रभाव जब भी होगा तो अल नीनो दक्षिण दोलन, जिसे अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन ENSO कहते हैं, चक्र के विपरीत अवस्थाएं होती है। अर्थात विपरीत, उधर ठंड हो गई तो इधर गर्म होगी। कहने का मतलब यह चक्र कैसे काम करता है, तो देखिए अल नीनो दक्षिणी दोलन जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत है समुद्री वायुमंडल प्रणाली है, जो एक आवधिक पारी की होती है, जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती है। हर साल 3 से 7 साल के अंदर, अर्थात औसतन 5 साल में होता है। यह घटना है जो 9 महीने से 2 साल तक चलती है, जिसमें बाढ़ और सूखा जैसे वैश्विक कारकों के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है। देखिए क्या होता है यह, देखिए जब हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं ना, तो उत्तरी अमेरिका में देखिए यह अटलांटिक सी है, यह प्रशांत महासागर पैसिफिक सी है, जहाँ पर जेट स्ट्रीम पैसिफिक सी से प्रशांत महासागर से जब जाता है आपको कोल्ड रीजन, जहाँ पोलर जेट आपको हवाएं चलती है, तो दोनों में टकरा कर क्या करता है, यह अटलांटिक जेट स्ट्रीम का निर्माण करता है, जिसके कारण यह इसके बाद विषुवत रेखा 0 डिग्री जो है वहाँ पर दोलनीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे यह अल नीनो का चक्र और भी मजबूत हो जाता है। इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के प्रभाव में क्या होता है, चक्र के पूर्वी और मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, महासागर और वायुमंडल के मध्य तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जब 0 पोलर की हम बात करते हैं, स्पेस नहीं इसलिए से 0 मान लीजिएगा आप लोग, जब इसके बात होती है तो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना, प्रभाव देखने को मिलता है। जो इधर से आएगी रेखा आपको कोरिलेसिस बल के कारण प्रभाव छेड़ता है। अल नीनो और ला नीनो की घटनाएं आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलती है, लेकिन कुछ समय तक चलने की 2 वर्ष तक यह बनी रहती है, 2 वर्ष तक भी बनी रहती है। और अल नीनो एक जलवायु पैटर्न जो उष्ण आपको कटिबंधीय प्रशांत महासतही जल आसमान के तापमान को बढ़ाता है, यह उष्ण अवस्था को जन्म देता है। ध्यान रखिए अल नीनो जो दक्षिणी दोलन है उष्ण अवस्था को जन्म देता है। ठंड से यह प्रभावित होता है, पर जन्म किसको देगा, उष्ण को देगा। और यह अल नीनो की तुलना में, यह घटना जो है ला नीनो की तुलना में अधिक बार होगी। जो अल नीनो है वो यह जो है वो इसकी तुलना में अधिक बार होगी। यह मान लीजिए ला नीनो 1 बार होता है तो ये 2 बार होगा, अनुपात में आपको अधिक होगा। अब ध्यान रखना है, जब ला नीना की हम बात करते हैं
तो यह शीत अवस्था में होती है। ध्यान रखिए, शीत अवस्था में लालिना का प्रभाव आपको पैटर्न उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय असमान शीतलन को दर्शाएगा। और लालिनो का जो बात होगी, अल्निनो की जब बात होगी वो ग्रीष्म में होगी। यहाँ पर बस अंतर आपको यही याद रखनी है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि अल्निनो के संदर्भ में हम केवल बात करें तो अल्निनो की घटना भी एक क्या है, सबसे पहले पेरू तट पर होगी। देखिए पेरू तट है आपको दक्षिणी अमेरिका का पेरू तट जो है, आपको ध्यान रखिए दक्षिणी महाद्वीप में आपको पेरू तट है, पेरू देश है, उसके तट पर सतही असमान जल रूप गर्म हो जाती है। देखिए ये वार्म हो जाता है, रेड कलर का वार्म हो गया। जिधर अधिक वार्म होगा उसके अपोजिट कोल्ड होगा। तो यह क्या कार्य करता है, स्पेनिश भाषा में अल्निनो को कहा जाता है छोटा लड़का। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं पीटी फैक्ट। मैंने पहले इससे पहले जब आप लोगों को एनालिसिस करवाया था अल्निनो और लालिनो का, उसमें यह टॉपिक कवर किया था, क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो प्रीवियस ईयर जरूर आप PYQ जरूर देखिएगा टॉपिक को कवर करने से पहले। अब ध्यान रखिए, नियमित चक्र नहीं यह है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। 2 से 7 वर्षों के अंतराल में आपको अनियमित रूप से घटेगी। अब मौसम वैज्ञानिकों का मानना अल्निनो की घटना जो है दक्षिणी दोलन के साथ होती है। जो दक्षिणी दोलन मैंने अभी बताया उसके कारण वो होगी। अब दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन करती है, जिसके कारण यह प्रभाव अधिक छोड़ता है। और ध्यान रखिएगा अल्निनो दोलन जो है, दक्षिणी दोलन NENSO जो इसके कारक बनते हैं, इसके कारण आपको होगी। अब यहाँ पर मैप में कुछ चीज़ें, जब यहाँ पर वार्म होगा तो यहाँ पर अधिक वर्षा होगी, यह एल्निनो का प्रभाव देखने को मिलेगा। लालिनो में जब आपको ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, अर्थात जो दक्षिण पूर्व एशिया ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में जब यही प्रभाव होगा तो यहाँ पर अधिक वर्षा होगी। तो लालिना हमेशा सर्वाधिक वर्षा का कारक माना जाता है, सर्वाधिक वर्षा का कारण। जहाँ दक्षिण पूर्व एशिया भारत जैसे क्षेत्र में मानसून बेहतर होता है, मानसून में वर्षा बहुत बेहतर होगी। और अल्निनो में मानसून कमज़ोर होता है, कमज़ोर होगा, जिसके कारण वर्षा कम होगी। सिंपल सा आपको यह प्रभाव आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में, जब लालिना होगा तो मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिक वर्षा होगी या कम वर्षा होगी। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। PYQ को जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट है लालिनो और अल्निनो का प्रभाव निगरानी तंत्र कौन करता है। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक सरकार और गैर सरकारी संगठन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको आपको NGO के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से प्लॉव के उपयोग करके अल्निनो का क्या किया जाता है, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। प्लॉव एक प्रकार का उपकरण होता है जो जल में तैरते रहता है। मान लीजिए जल है, एक उपकरण डाल दिया जो तैरते रहेगा, इसी के आधार पर जिसका उपयोग समुद्र में लोकेटर के तौर पर किया जाता है, अर्थात जहाज़ों के लिए चेतावनी बिंदु के रूप में भी ये काम करता है। आमतौर पर चमकीले और जो फ्लोरेसेंट रंग के होते हैं उसमें लगे रहेंगे, रेडियम लगा रहता है, जिसके कारण दो लाभ इसके होते हैं। यह प्लॉव क्या करते हैं, समुद्र में वायु का तापमान, धाराओं और हवाओं के आर्द्रता को नापता है। तो इस प्रकार से यह प्लॉव आंकड़े इकट्ठे करते उसके आधार पर हम लोग बताते इस साल का क्या प्रभाव होने वाला। प्लॉव विश्व भर में शोधकर्ताओं और पूर्वानुमान जो करते हैं, प्रतिदिन डेटा संचालित करते हैं और क्या करते हैं, अल्निनो के सटीक भविष्यवाणी करने का अनुमान लगाते हैं। इसका परिणाम लगभग अनुमान लगाने सक्षम बनाता है। महासागरीय नीनो सूचकांक भी जारी किया जाता है, जिसमें समुद्री सतह जल के समान तापमान विचलन के लिए किया जाता है। कम वृद्धि के लिए 4 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट होने के कम होती है तीव्रता का तापमान। अल्निनो की घटनाओं को देखा जाए, तापमान प्रबल वृद्धि 14 से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट के कारण समुद्र में जलवायु संबंधी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके आधार पर इसके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अब है भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अल्निनो जब भी आएगा, ध्यान रखिएगा, कमज़ोर मानसून होगा की स्थिति होगी, यहाँ कम बारिश होगा। इसकी वजह से भारत में दक्षिण पश्चिम एशिया सूखे की स्थिति, इसलिए यह देख रहे होंगे अभी गर्म की स्थिति देखने को मिल रही है। अब ध्यान रखिएगा, लालिना अल्निनो की ठंडी हवाओं की तुलना में लालिना की ठंडी हवाएं भारत के एक बड़े हिस्से में व्याप्त होती है। लालिना वर्ष के दौरान दक्षिण पूर्व जो एशिया में, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत एवं बांग्लादेश में ग्रीष्म में मानसून में संबंधित वर्षाएं समान से अधिक होगी। जब अल्निनो होगी तो क्या होगा, वर्षा कम होगा। लालिनो जब होगा तो वर्षा अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, समानतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है, जो कृषि और उद्योग के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं। अब समानतः हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा अधिक सर्दी पड़ती है। लालिना की घटना साइबेरिया और दक्षिण चीन में आने वाली ठंडी हवाओं के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है और उष्ण
उष्णकटिबंधीयों के साथ क्या करता है, दक्षिणी जो उत्तर दक्षिण निम्न दाब है उसको प्रभावित करता है, निर्माण करता है और ठंडी हवाएं दक्षिण भारत के विस्तारित हो जाती है, जिसके कारण निम्न दाब का उत्पन्न होता है। इन सभी कारणों को आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हिमाचल लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद बंगाल और हिमाचल में सहित 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। अब देखिए यह क्या होगा, 13 सीटों पर खाली 13 सीटों का उपचुनाव का ऐलान किया गया 7 राज्यों में। अब इसके लिए देखिए नामांकन होगा 14 जून को, तो डेट याद रखना है। 14 जून को क्या होगा, नामांकन होगा, नामांकन कराया जाएगा। उसके बाद नामांकन का अंतिम तारीख 21 जून तक है। 21 जून तक यह नामांकन कराया जा सकता है, नाम वापसी ली जा सकती है। वहीं इन सीटों पर 10 जुलाई को क्या होगा, मतदान होगा। जुलाई को क्या होगा, मतदान होगा, लोग वोट डालेंगे और 13 जुलाई को इसकी गणना हो जाएगी, आपको मतगणना कर दी जाएगी और रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो 14 से लेकर 13 तक इन क्षेत्रों में सबसे पहले याद रखिएगा आचार संहिता होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आचार संहिता क्या होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, किन किन राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। तो उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा इन राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले। अब किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें हिमाचल में है, 2 सीटें उत्तराखंड में, एक सीट बिहार में, उत्तराखंड और बिहार में। ध्यान रखिए मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में एक सीट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों को, सीट कहाँ कहाँ है। सबसे ज़्यादा सीट हिमाचल में है, 3 सीट पर चुनाव होंगे उपचुनाव। उसके बाद उत्तराखंड होंगे जहाँ पर 2 सीट, उसके बाद बिहार में होंगे 1 सीट, मध्य प्रदेश में, एमपी में 1 सीट, पंजाब में 1 सीट और तमिलनाडु में 1 सीट। तो इस तरीके से आपको सारी सीटें याद रखनी है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके साथ उपचुनाव क्या होता है। तो उपचुनाव सबसे बड़ा प्रश्न होगा, उपचुनाव किस रूप से है। तो भारत में किसी प्रकार के लोकसभा चुनाव हो उसके बाद या विशेष स्थिति में विशेष चुनाव किया जाता है। इसे विधायी निकायों के लिए रिक्त सीट हो, जो रिक्त सीट हो जाएगा उसके लिए आयोजित चुनावों को संदर्भित किया जाता है, उसी के संदर्भ में उपचुनाव कहा जाता है। अगर व्यापक चुनावी चक्र के हम रूप के देखें तो यह अप्रत्याशित जो रिक्तियां को संबोधित करने के लिए नियमित चुनावों को पूर्ण करता है, अर्थात जो सीट खाली रह जाएगा उसको हम चुनाव के माध्यम से, उपचुनाव के माध्यम से भरते हैं। अब 2 प्रकार से यहाँ 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। एक तो स्वयं मान लीजिए कोई उम्मीदवार जीता, उम्मीदवार त्यागपत्र दे देगा तो वो सीट खाली है तो उस सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन है, अब मैं कंडीशन आगे बात करूँगा। उसके बाद देखिए 2 सीटों पर कोई उम्मीदवार लड़ रहा है और दोनों सीट पर उसने जीत दर्ज कर दी है तो आपको 1 सीट खाली करना रहता है, उस स्थिति में यहाँ पर उपचुनाव होंगे। तीसरा, किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, उस स्थिति में आपको वहाँ पर उपचुनाव होंगे। अब एक और है कि अयोग्यता घोषित कर दिया जाए, अयोग्य घोषित कर दिया जाए किसी उम्मीदवार को किसी भी कारण से, तो ध्यान रखिएगा अयोग्यता की स्थिति में वो सीट खाली होगी तो वहाँ भी चुनाव होंगे। और सभी को ध्यान रखिएगा उपचुनाव की स्थिति कैसे होती है, इसके लिए किन परिस्थितियों में होते हैं उपचुनाव, यह इंपॉर्टेंट है। उपचुनाव तब आयोजित किए जाते हैं जब विधायिका की कोई सीट निलंबन हो जाती, इस्तीफा दे दिया जाता, अयोग्यता या मौजूदा सदस्य निष्कासन जैसे कारणों खाली हो जाती, इन सब कारणों से की जाती है। अब है कि नियम शर्त क्या है, इसके लिए ध्यान रखिएगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 याद रखना, ना कि 50। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 151A के तहत निर्वाचन आयोग संसद या राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की आकस्मिक स्थितियों में, जो आकस्मिक स्थिति बताई गई है, तारीख से 6 महीना के भीतर उपचुनाव कराएगी। जो रिक्त जिस दिन हो गया, मान लीजिए आज 11 जून है, 11 जून को रिक्त पद हो गया तो इस तारीख से लेकर 6 माह के अंदर अर्थात 180 डे के अंदर आपको चुनाव कराने होंगे। पर शर्त यहाँ रखा गया, शर्त क्या रखा गया है, शेष अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक हो तभी कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि 6 माह का अवधि बचा हुआ है, 8 माह का अवधि बचा हुआ है, 11 माह का अवधि बचा हुआ है तो आपको, या 1 माह का अवधि, 1 से लेकर 1 वर्ष की अवधि बची, 1 माह से लेकर 1 वर्ष की अवधि बची हुई, यह डिपेंड ध्यान रखना है।
जब तक आपकी अवधि 1 वर्ष से अधिक उस सीट के लिए नहीं होगी तभी आपको उपचुनाव कराए जाएंगे। क्लियर है? नहीं तो उस बीच में वेट किया जाता है अगले आम चुनाव की। अगर लोकसभा की आम चुनाव हो रही तो उसके लिए, विधानसभा की आपको आम चुनाव हो रही उसके लिए वेट किया जाता है। तो आपको शर्त इंपॉर्टेंट, और प्रश्न यहाँ से यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, बीपीएससी में आपको प्रश्न पूछा गया है, एमपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो इसलिए आपको हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट है, इसलिए इसे किया जाता है लोकसभा की शेष अवधि सीट खाली होने की तारीख 1 वर्ष से कम और उपचुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए 1 वर्ष की अवधि को मान्य बताया गया है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही हैं। आपको यह वीडियो जो दिया जाता है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री दिया जाता है, लेकिन आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट की नोट्स प्राप्त करने के लिए प्लस वीकली टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको 599 रुपये पेड करना होगा प्लस टैक्स, जो 614 रुपये के आसपास आता है। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको उपलब्ध होता है। कंटेंट आपको करेंट के साथ साथ उसके जो स्टैटिक्स पार्ट होते हैं उसको कवर करता है। अगर किसी को करेंट में दिक्कत हो रहा है, बेहिचक इसे परचेज कीजिए, टेस्ट दीजिए और जो की नोट्स है उसका नोट्स बनाकर चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। अब है कि थल सेना क्या करती, एकीकृत जनरेटर निगरानी तंत्र, आपको विद्युत रक्षक की बात कर रहा है कि यह क्या करेगा, सेना में एकीकृत जनरल निगरानी संरक्षण और निगरानी नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक को लॉन्च किया है, जो सेना डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसके तहत ध्यान रखिएगा, इसको कौन लॉन्च किया है, तो लॉन्च करने में लेफ्टिनेंट गवर्नर द्विवेदी जी थे, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के रेजिमेंट के ध्यान यहाँ पर किया गया। अब इसके तहत देखिए, यहाँ पर जब विद्युत रक्षक की बात होती है, सफलता मिसाइल कायम करती है, बदलाव उत्प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी को लाभ देगा, प्रतिबद्धता दर्शाती है, विद्युत रक्षक इंटरनेट। तो इस प्रकार से पीटी फैक्ट आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखना है, विद्युत रक्षक क्या है, तो एक एकीकृत जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, तो इसे कैसे यह सिस्टम सेना में सभी जनरेटरों का संचालन किया जाता है, तो जनरेटर में गड़बड़ी को पहले ही पता चल जाएगा, जिसकी गड़बड़ी से ठीक किया जा सके। सेना ने कहा रक्षक, विद्युत रक्षक मेजर जो आपको अभ्यास भारत शक्ति के दौरान प्रदर्शित किया गया था। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा, जैसे सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित किया गया था, अभ्यास भारत शक्ति में। तो इस तरीके से पीटी फैक्ट याद रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और याद रखनी है टॉपिक में। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा एक बात कही गई है, जिसमें अदालत का काम क्या है, कानून की व्याख्या करना और विधायिका को निर्देश देना नहीं है। एक स्पष्ट बातें सामने आई है, जहां पर हम आर्टिकल या अनुच्छेद 50 के संदर्भ में बात करते हैं, जहां पर न्यायपालिका, इधर विधायिका है और कार्यपालिका प्लस कार्यपालिका, जहाँ पर धारणा यह है कि विधायिका और कार्यपालिका साथ साथ काम करती है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है। पर न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के किए गए कार्यों की समीक्षा करेगी या क्या करती है, व्याख्या उसको करेगी कि संविधान अनुरूप है या नहीं। उसे निर्देश बार बार नहीं देगी, नहीं तो क्या होता है, निर्देश अति सक्रियतावाद या अति समीक्षावाद के तौर पर देखा जाता है। समीक्षावाद के तौर पर देखा जाता है, जो नेगेटिव लोकतांत्रिक भावना को क्रिएट करता है। तो यह इम्पॉर्टेंट धारणा है आर्टिकल 1950 के तहत, जहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आएंगे 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। क्या कि जो बात होती है न्यायिक पूर्वावलोकन की, न्यायिक पुनरावलोकन की बात होगी, हमेशा बात होगी जब भी इस प्रकार की बात होगी कि न्यायिक पूर्वावलोकन की बात होगी। दूसरा होगी न्यायिक सक्रियता की बात होगी, कितना सक्रिय है, और न्यायिक समीक्षा की बात होगी और अति सक्रियतावाद की बात होगी। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको है ना दिखेंगे जब भी अदालत का क्या करेगी,
विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करेगी या उसके कार्यों में दखल देगी बार बार। तो ध्यान रखिएगा, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, उसे प्राप्त होता अनुच्छेद 13(2) के तहत, 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, आपको 131 के तहत, फिर 243 के तहत अप्रोक्स रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपको न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, जहाँ पर न्यायालय अपने या किसी भी संस्था के दिए गए निर्णयों को, दिए गए विचारों के उपलक्ष्य में न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है। न्यायिक सक्रियता, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी मॉडल के आधार पर स्वमोटो के आधार पर या स्वतः संज्ञान के आधार पर बार बार जो लिए गए निर्णय होते हैं उसे सक्रियता कहते हैं, न्यायिक सक्रियता। अर्थात न्याय कितना जल्दी मिले, कितना त्वरित मिले, उसके लिए सक्रिय भूमिका की बात जब होगी, वहाँ पर आपको न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जाता है। इस सक्रियता में ध्यान रखिएगा, आपको न्यायिक पूर्वावलोकन के भी पक्ष दिखेंगे। अब न्यायिक समीक्षा होता है केवल न्यायिक निर्णयों का समीक्षा करना, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय या स्वयं के निर्णय का क्या करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, जिसके आधार पर वो सक्रियता के संदर्भ में ही बातों को दिखाता है कि हम कितने सक्रिय हैं, कितने सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अति सक्रियतावाद क्या होता है, जब हम सक्रियता के काम करते हैं तो बार बार हर चीज़ को लेकर, हर मुद्दे को लेकर अब आर्टिकल अनुच्छेद जो 50 है उसका उल्लंघन कर देते हैं, जहां पर विधायिका कार्यपालिका के बार बार लिए गए निर्णयों के खिलाफ हम क्या करते हैं, निर्णय पास कर देते हैं, या हम क्या रीट जारी कर देते हैं, जिसके आधार पर इसके कार्य गतिविधि प्रभावित हो जाती है। तो इससे क्या आते हैं, अति सक्रियतावाद के कॉन्सेप्ट में लाते हैं। इतना हो जाने के बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम इसके संदर्भ में बातें कर लेंगे तो कुछ चीज़ें और भी स्पष्ट होती, जैसे कि जब हम बात करते हैं न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता क्यों हो जाती है, तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, जब हम न्यायिक सक्रियता में जब हम ए के गोपालनवाद का नाम देखते हैं, गोपालनवाद की बात करते हैं, ए के गोपालनवाद जो 1950 में हुआ था, वहाँ पर बातें हुई थी कि जीवन की स्वतंत्रता इम्पॉर्टेंट है, इसको बनाए रखने की चाहिए, और ऐसी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष प्लस क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, जिसके लिए न्यायालय विधायिका को निर्देश देती है प्लस कार्यपालिका को कार्यदायित्व बताता है। तो जब हम एक गोपालनवाद से आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर, जब हम केशवानंद भारतीवाद में आ जाते हैं, केशवानंद भारतीवाद में 1973 में, तो यहाँ पर भी ये बातें स्पष्ट होती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कार्यपालिका को क्या नहीं करना चाहिए, कार्यपालिका को मूल ढांचे के संदर्भ में कोई हस्तक्षेप, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, केवल पॉजिटिव बदलाव लाने चाहिए। तो यहाँ तक तो चीज़ें सही थी। अब ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ बनाम जो वाद था 1967 का, गोलकनाथवाद 1967 था। तो उसमें बातें की गई कि हम क्या करेंगे, मौलिक अधिकार इम्यून जिससे विधानसभा संशोधित नहीं कर सकता, उसकी बात यह करता था। तो ध्यान रखिएगा, गोलकनाथवाद के संदर्भ में जब आपको कार्यपालिका के मूल ढांचे में परिवर्तन करने के लिए केशवानंद भारती में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, तो यहीं से अति सक्रियतावाद का जन्म होता है, अति सक्रियतावाद की जन्म होती है। न्यायालय सक्रियता के संदर्भ में कब अति सक्रिय हो गया उसे भी नहीं पता चला। तो यही बार बार न्यायालय के द्वारा बातें अब की जाती है कि हमको अपने अधिकार की बात करनी चाहिए, न कि बार बार निर्देश देने की आवश्यकता है कि हर चीज़ को हम लोग क्या जनहित याचिका दायर कर देते हैं। इसके बनिस्बत में क्या होता है कि अनुच्छेद जो 50 का
फंडामेंटल रूट है वो प्रभावित हो जाता है। इसे समझने की आवश्यकता होगी। और ध्यान रखिएगा, जुडिशियल ओवर रीच जिसे हम लोग कहते हैं अति न्यायिक अतिरेक या न्यायिक अति सक्रियतावाद, तो यहाँ ध्यान रखिएगा विधायी और कार्यपालिका लापरवाही या अक्षमता को प्रदर्शित करता है, प्रभाव को के रूप में दिखता है। यहाँ पर हम इसको केवल नेगेटिव सेंस में नहीं देखेंगे। यह तब जन्म हुआ जब कार्यपालिका प्लस विधायिका ने अपने कार्य बेहतर नहीं किए थे। तो केशवानंद भारती वाद 1973 के बाद एक न्यायालय सक्रिय भूमिका में आता है, तो बार बार उसे निर्देश देना पड़ता है, जिसके कारण आज के समय में अति सक्रियतावाद का नेगेटिव पक्ष देखने को मिलता है। तो केवल इसे इस तरीके से नहीं देखना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यायिक संयमवाद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए न्यायालय में। न्यायिक संयम की आवश्यकता है कि निर्णय को पहले क्या करना है, समीक्षा करना है, निर्णय कितना उचित है और कितना अनुचित है। उसके बाद समीक्षा कर लेने के बाद उसको संबंधित पक्ष के साथ क्या करना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। आपके इसके संदर्भ में क्या मत है, क्या विचार है, क्या तथ्य आप देते हैं, तभी जाके अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। नहीं तो केवल समीक्षा के ही दौर के बाद केवल उसे डिसीजन नहीं दे देना है। इसलिए अनुच्छेद 50 आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर इंटरव्यू से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में 4 समझौतों पर जांच करेगा मालदीव। देखिए, मालदीव की जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, तो मालदीव संसदीय समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया, भारत के साथ पिछली सरकार ने किए 4 सैन्य समझौतों की जांच करेगा। यह तब हुआ था जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो भारत आए थे। यह बातें की गई। एक तरफ आ रहा है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसके संसद में यह प्रस्ताव पारित होता है संसदीय समिति। देखिए, उसका आंतरिक मामला है, जाँच जरूर कर सकती है। इससे प्रभाव क्या होगा, हम भी अपने मामलों की जांच आंतरिक मामलों में किसी बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं देखते, तो वैसे भी मालदीव भी देखेगा। यह उसकी लोकतांत्रिक मूलाधार है, लोकतंत्र का मूलाधार है कि अपने सॉवरेनिटी की वो रक्षा करे। अब है कि 4 समझौते की जांच करने का फैसला दिया। यह चीन समर्थक जो मोदी सरकार का कहना है कि समझौते मालदीव की स्वतंत्रता और संपूर्णता को प्रभावित करता है। तो अगर यह करता है तो निश्चित तौर पर क्या होना चाहिए, इसकी जाँच वो करेगा। कोई भी सरकार अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता संपूर्णता को लेकर अपनी जांच करा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2018 से लेकर 2023 के बीच जो समझौते हुए वहाँ पर संसदीय जांच प्रस्ताव रखा गया है। अब यह संसदीय समिति ने जांच में तौर तरीकों को रेखांकित करने के लिए 4 सदस्यीय उप समिति का गठन किया है। जहाँ पर ध्यान रखिएगा, समिति का नाम याद रखिएगा, मामी गिली के सांसद जो है कासिम इब्राहिम ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और ये सब बातें उभर कर सामने आई। अब ध्यान रखिए, जो भी समझौते हुए उसकी जांच करने की उसकी मौलिक अधिकार है, मौलिक और राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय संप्रभुता का अधिकार देता है। इसलिए भारत को क्या चाहिए, भारत को संयम रखना चाहिए। जो भी लोग इसके हैं, संयम रखने की आवश्यकता है। भारत किस परिप्रेक्ष्य में समझौते किए उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और दिखना चाहिए। और यह जांच क्या होना चाहिए, जांच आपको संतुलित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रभाव में आके आप बातें करें। भारत किस परिप्रेक्ष्य में आपको सुरक्षा देता है, किस परिप्रेक्ष्य में आपको सहायता करता है, किस स्थिति में आपको नेबरहुड पॉलिसी की नीति के तहत आपके साथ ट्रीट करता है, इन सारे मुद्दों को आपको इस समीक्षा में रखनी होगी। चलिए आगे बात करेंगे। आदित्य एल के कैमरे ने कैद किया सौर तूफान किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब देखिए, भारत ने पहले सौर मिशन आदित्य L1 के लगे 2 रिमोट सेंसिंग उपकरणों ने हाल ही में आए सौर तूफान के कैमरे में कैद किया। इसरो ने सोमवार को कहा था कि आदित्य L1 पेलोड सोलर जो अल्ट्रावायलेट इमर्जिंग जो टेलीस्कोप है वो क्या करता है, विजिबल एनिमेशन लाइन कोनोग्राफ जो एलन के साथ भेजा गया था, यह 17 मई को आपको जारी किया सौर तूफान। इसरो ने आदित्य एल को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया था। करीब 127 दिन के सफ़र के बाद यह आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के 13 जनवरी से पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित लैग्रेंज पॉइंट, जो एक पॉइंट होता है 15 लाख, देखिए पृथ्वी है, ये सूर्य है, इससे 15 लाख किलोमीटर एक ऐसा पॉइंट है जिसे लैग्रेंज L1 पॉइंट हम लोग कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट
पॉइंट कहते हैं। जहाँ पर पहुँचा इस जगह सूर्य से लगता है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये कम रहता है, जिसके कारण यह स्थिर रूप से अपना काम करता है। और देखिए यहाँ से यह क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है एक वृत्ताकार में। और यहाँ से क्या कर रहा है, इसी पॉइंट से यह क्या कर रहा है, इसकी आकलन कर रहा है। सूर्य में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसकी जांच वो परख करके जो आपको सैटेलाइट में उपकरण लगा के भेजे गए उसके माध्यम से आंकड़े दे रहा है। यही सब आपको आंकड़े याद रखने हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा L1 क्या है, L1 जो आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया, इसमें क्या क्या उपलब्धि हासिल की भारत ने, वो सारे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। और इस पर मैंने न्यूज एनालिसिस 2-3 दफ़ा करा चुका, इसलिए बार बार आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग ने बरकरार रखा है। पहला विवाद जो आपको हमेशा इस्तीफा को लेकर चर्चा में रहा था, दूसरा विवाद आयुक्तों की नियुक्ति को, तो इस पर भी मैंने न्यूज एनालिसिस किया, इस पर भी न्यूज एनालिसिस कराया था। 11 दिन के बाद मत प्रतिशत जारी करने के लिए हाल ही में आप लोगों को जो 7C जो फॉर्म था उसकी चर्चा हुई थी। तो इस सब को लेकर चौथा विवाद कलेक्टर को धमकाने का आरोप था। तो सभी आरोपों के मुक्त निर्वाचन आयोग रहा और जो राजीव कुमार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके द्वारा बातें की गई कि इस बार का चुनाव बहुत ही बेहतर हुआ। तो ये सब मुद्दे पर मैंने पहले भी चर्चा किया, वीडियो पहले का जाकर देखिएगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में क्या विवाद था, चुनाव आयोग का इस्तीफा दे दिया गया, उसके बाद स्थितियां उभर कर सामने, नियुक्ति आनन फानन में की गई, ये सब बातें हुई। चुनाव आयोग का इतिहास आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब PT फैक्ट और मेंस फैक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। पहले की वीडियो, हर वीडियो के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और 34 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसलिए कोऑपरेट कीजिएगा, पहले की वीडियो को जाकर देख लेंगे। अब कुछ दिनों में मैं आप लोग को अक्टूबर 2023 से लेकर जो सितंबर 2022 तक 24 तक के लिस्ट को मैं आप लोग को दूंगा। अभी जून चल रहा है, अभी जून तक मिल जाएगा, फिर जून से सितंबर तक सेकेंड लिस्ट आप लोग को मैं दे दूंगा। ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का होगा जिस पर न्यूज एनालिसिस कराया गया। जो अगर लगता है किसी टॉपिक पर आप लोगों को न्यूज़ पुनः देख लेना चाहिए, उस लिंक पर जाकर आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग फिर चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब एक रिपोर्ट पर आप लोग आ जाइएगा। यूनिसेफ का एक रिपोर्ट आया है चाइल्ड फूड पॉवर्टी पर। तो ध्यान रखिएगा, गरीब की थाली में गायब होते हुए पोषक तत्व अपने आप में एक बड़ी समस्या है। देखिए खाना तो हम लोग दे पा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं, अनाज दे पा रहे हैं जिससे वो भूखे मरे नहीं, पर क्या पोषक तत्व हम लोग दे पा रहे हैं, पोषक तत्व जिससे उसका विकास हो सके, बच्चों का विकास हो सके, क्या यह दे पा रहे? यह आंकड़े बहुत चिंतित करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिएगा, वही अब बच्चों में बात की जाए तो किसी संकट से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज 5 वर्ष में उससे कम आयु के हर चौथे बच्चे पोषक भोजन नहीं मिल रहा है। अगर हम 5 वर्ष की आयु के बच्चे का ले, 5 वर्ष की आयु के बच्चे को ले या उससे कम की आयु के बच्चे को हम ले लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें से 5 बच्चे को लिए जिसमें 4 बच्चे को क्या है, पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत ही विषम स्थिति है, जहाँ पर मतलब है दुनिया में 5 वर्ष से कम आयु के 18.1 करोड़ बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं समस्या आपको देखने को मिलेगी, जिसके आधार पर हमको समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। अब है कि पोषण युक्त आहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अब कृषि बच्चे की जो पर्याप्त विविधता है वो प्राप्त नहीं, आहार की विविधता नहीं प्राप्त हो रही है। इसमें 65% बच्चे हैं जिनको केवल 20 देशों में रह रहे हैं। अब यह इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें जो आपको 18 करोड़ आपको बच्चे दिख रहे हैं उसमें से 65% ऐसे बच्चे केवल 20 देशों में। भारत की बात करो तो स्थिति कहीं ज़्यादा नाजुक है। 76% बच्चे हैं समस्या से जूझ रहे हैं। भारत के 76% बच्चे इस प्रकार के पोषक तत्वों से जूझ रहे हैं। भारत जहां 40% बच्चे अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में गंभीर खाद्य निर्धनता से जूझ रहे हैं, वहीं 36% बच्चे ऐसे हैं जो इस खाद्य निर्धनता के माध्यम से सामना पर मजबूर कर रहे हैं। तो देखें कि गंभीर खाद्य निर्धनता का सामना करने वाले बच्चों के कुपोषण, पीड़ित होने की आशंका, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। अब है संयुक्त राष्ट्र बाल जो कोष है, जिसे यूनिसेफ द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बातें की गई है। इस रिपोर्ट में करीब 100 देशों के रहने वाले बच्चों के पोषक आहारों की क्या की गई है, जांच की गई है, पड़ताल की गई है। उसके अनुसार यह बातें की गई है कि बच्चों ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में स्वस्थ, पोषण, विविधता, भरपूर पर्याप्त आहार नहीं प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं रूप से क्या होगा, पर्याप्त मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जो पौष्टिक आहार है
आहार बेहद ज़रूरी होता है। तो मगर मौजूदा दुनिया में यह स्थिति उभर कर सामने उनको मिल ही नहीं रहा है, तो मानसिक रूप से वो कमज़ोर होंगे, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इन बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना। अब ध्यान रखिएगा, इसके जलवायु परिवर्तन कारक है, बढ़ते टकराव है, फिर विषम परिस्थितियाँ जिसके कारण स्थितियाँ और बदतर हो जाती। जलवायु परिवर्तन कारण खाद्य उत्पादकता की इशू, पोषक तत्वों की इशू आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सब कारक आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके आगे बात की गई है इसी में कि इस रिपोर्ट में बातें की गई है कि जब हम इस प्रकार के फास्ट फूड के आदी हो गए, बाजारीकरण को, बच्चे केवल देखिए यह जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ना 76% बच्चे, तो यह केवल गरीब के बच्चे नहीं है, यह मध्यम वर्ग के भी बच्चे हैं, मध्यम वर्ग के भी बच्चे हैं और उच्च वर्ग के भी बच्चे हैं। यह क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड अधिक खा रहे हैं। गरीब बच्चे को तो अनाज मिल ही नहीं रहा है, पोषक तत्व तो मिल ही नहीं रहा है ढंग से। अब ये वर्ग के बच्चे क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खाते हैं जिसमें वो पोषक तत्व की कमी होती है। तो जिसके कारण यह भी इस प्रकार की रिपोर्ट में शामिल हो जाते हैं, जो आंकड़े आपको प्रभावित करते हैं। प्रत्येक गार्जियन जो सक्षम व्यक्ति है उसको पोषक तत्व खिलाने की आवश्यकता है, डाइट खिलाने की आवश्यकता है। अब इसके साथ हम गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, मध्याह्न भोजन योजना तो चलाया गया हमारे देश में, पर उसके लिए आपको अनियमितता के स्तर को देख सकते हैं, किस प्रकार के स्कूलों में अनियमितता अपनाई जाती है, प्रतिबद्धता की कमी देखने को मिलती है, प्रतिबद्धता की कमी देखने को मिलती है राजनीतिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर। और ध्यान रखिएगा, जब तक हम इसे नहीं ठीक करेंगे तब तक हम इस प्रकार के आंकड़ों से जूझते रहेंगे। हमें जो मेनू दिया गया है मध्याह्न भोजन योजना का स्कूलों में, उसके मेनू को देखने के बाद लगता है कि नहीं किसी अच्छे पोषक तत्व की यहाँ पूर्ति होगी, पर धरातल पर हम जब जाते हैं तो पानी भरा आपको खिचड़ी मिलेगा, पानी भरा सब्जी मिलेगा, दूध के नाम पर पानी पिलाया जाता है। तो ये आंकड़े क्या प्रत्येक व्यक्ति के भ्रष्टाचार आचरण की बात करता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, जहाँ पर आपको देखते हैं नैतिक आधार पर जब तक हम उत्तरदायी को नहीं अपनाएंगे, प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे, इस प्रकार के सवाल हमेशा उठेंगे। हम तो अन्न 80 करोड़ को दे पा रहे हैं, पर पोषक तत्वों की कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है। जिनके लिए उपलब्ध भी कराया गया, उनके लिए जो टीचर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, इसके जो एजेंट हैं, वो सब क्या करते हैं, वो अपने स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार कर जाते हैं। इसी के आधार पर पोषक तत्व की कमी हो जाती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री 17वीं किस्त जारी की गई है, कर दी है किसान निधि के 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा, उसमें 20,000 करोड़ के वितरित किए जाएंगे। 17वीं यह किस्त है, तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की 16वीं किस्त जो थी, महाराष्ट्र के किसानों के खाते में इतना करोड़ रुपया गया, उत्तर प्रदेश किसानों को मिला। ये सब आंकड़े दिए गए, दिसंबर 2018 में शुरू किया गया, ये सब आंकड़े आपको दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 1918 में शुरू किया गया। अब इस तरीके से राशि प्रत्येक किस्त आपको उपलब्ध कराए जा रहे, 3 किस्तों में, साल में 3 किस्तों में उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 17वीं किस्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कुछ पीटी फैक्ट, तो पीएम किसान निधि क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आंकड़े 2018 है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट आप हो गया है, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेने की आवश्यकता है। हमारे कंटेंट भाई लोग भी कभी कभी गलती कर देते हैं, कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए, इसके लिए क्या किया गया, वित्तीय जरूरतों को शुरू किया गया। इसके तहत पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष डीबीटी के माध्यम से यह उपलब्ध कराया जाता है। 4 महीने पर 3 समान किस्त, अर्थात 12 माह का होता है, तो प्रत्येक 4 माह पर 3 किस्त, आपको 3 किस्तों में 6,000 रुपया दिए जाते हैं, जिसमें 2-2 हज़ार का किस्त बनता है प्रत्येक 3 माह पर। तो इसे याद रखिएगा, 6,000 वित्तीय लाभ हस्तांतरित किए जाते हैं डीबीटी के माध्यम से। इस योजना में उन छोटे सीमांत किसानों को, और सीमांत किसानों को शामिल किया जाए जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि। तो आपसे यहाँ पीटी फैक्ट आपको याद रखना है, 2 हेक्टेयर से जिसकी कम भूमि होगी उनको यह लाभ प्राप्त होता है। अब ध्यान रखिएगा, उसके बाद इस योजना को शुरुआती में यह किया गया था, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमि धारकों किसानों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात वर्तमान में जिसके सबको यह लाभ मिलता है। वित्त पोषण और क्रियान्वयन, देखिए 100% भारत सरकार की योजना, जहां पर केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम लोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है।
तो इसके साथ एक नोट याद रखना, जैसे पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका निगरानी और डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए ध्यान रखना। भौतिक सत्यापन मॉडल भी अपनाया गया, जिसमें हम प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से 5% लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन किया जाता है। जितना आप दे रहे हैं पैसा, उसका 5% लाभार्थियों का जरूर सत्यापन होना चाहिए। इसकी बात यहाँ की गई है, जिससे हम भ्रष्टाचार के नियंत्रण को भ्रष्टाचार जो होते हैं उसको रोका जा सके, उसके लिए नियंत्रण प्रक्रिया अपनाया जा सके। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, कोई भी दिक्कत होगा दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर है। ऐप डाउनलोड करने में, ऐप से कुछ परचेज करने में दिक्कत हो रहा है, टेस्ट सीरीज में, तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं। देखिए, तपती धरती सुलगते सवाल संपादकीय में आया है, तो वही बातें हो रही है। 49 डिग्री 50 डिग्री तक हम लोग पहुँच गए हैं। जलवायु सलम शिमला, मलानी, धर्मशाला साला जैसे स्थितियाँ, पर्वतीय शहर भी तप रहे हैं। तो 40 डिग्री पार कर चुका है। तो भारत के मध्य पूर्व, उत्तर प्रायद्वीप, भारत मैदानी इलाके सभी जगह गर्म की तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो ध्यान रखिए, मौतों को बीमारियों की संख्या बढ़ी है। 15 वर्षों की हम बात करें 2009 से 10, 16, 17, 22 भारत के दर्ज 5 वर्ष सबसे गर्म रहे। अगर पिछले 15 वर्षों की बात करें, उसमें IMD के अनुसार, जो मौसम विभाग है उसके अनुसार 15 सबसे गर्म वर्षों में 11 वर्ष 2018 से 22 के बीच ही रहा है। तो यह कहीं ना कहीं स्थिति को भयावह बनाता है। शहरीकरण, घटती हरियाली, कंक्रीट के निर्माण कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। हम शहरीकरण और उपभोक्तावाद में इतने लिप्त हो गए हैं कि हमने प्रकृति को बचाया नहीं। अब मैंने आप लोगों को बताया था, कभी पहले भी बताया, फिर आज मैं बता रहा हूँ, अगर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो अगले 100 वर्ष के बाद पृथ्वी पर क्या मानव रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं जुरासिक वर्ग का, जुरासिक जो काल था उसका पुनरावृत्ति तो ना हो जाएगा। यही सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इस प्रकार की डिग्रियां बढ़ेगी। हमारे प्राकृतिक निवास, हमारे जो कृत्रिम आवास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को देख रहे हैं, जिसके कारण ऊंची ऊंची इमारतें चारों तरफ बन रहे हैं, जिसमें आपको देखते हो किसी क्षेत्र में खास हीट वेव आपको गर्म में, आसपास तो कुछ ठंड रहती है, यहाँ पर डिग्री आपको कुछ क्षेत्र में इतना हीट वेव होता है। अर्बन हीट आइलैंड का निर्माण कर देता है, इफेक्ट होता है। आप चौराहे पर गाड़ी जहाँ अधिक आवाजाही होगी, चौराहे पर देखते अधिक गर्मी पड़ती थी, इस क्षेत्र में हीट वेव, जहाँ से हम और भी प्रभावित जलवायु संकट को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से जो 2014 का NCR जमीन बदल कर उपयोग कर रहा है, उसे हम सामने एक अध्ययन रिपोर्ट से दिल्ली का धरातल 1.0 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। तापमान या बदलाव, शहरीकरण क्षेत्र, जमीनी बदलाव के कारण, कोपरनिकस सेंट्रल 3 इम्पैक्ट, 3D, नासा सभी क्या किया आपको आंकड़े देते हैं। कुछ उपग्रह कुछ पृथ्वी की बदलती तस्वीर को भेज रहा है, खुलासा कर रहा है सतह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है। तो ये सब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां जो है, भारत में MLC 15 डिग्री के 55 डिग्री के करीब पहुंच गई है। कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में 65 डिग्री दर्ज की गई। तो आंकड़े क्या कह रहे हैं कि बदलते हुए दौर में हम बदलती स्थितियों का सामना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। विश्व मौसम संगठन भी की उसकी एक रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 की रिपोर्ट में कहा गया कि भूमध्य सागरीय तथा उत्तरी जो अमेरिकी क्षेत्र है, लू के कारण सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। तो ये सब स्थितियां कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी जलवायु। हम WMO की वर्ल्ड जो मौसम विज्ञान उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वातावरण ग्रीन हाउस गैस के मौजूदा जो PPM जो है 413.2 था, वो औद्योगिकरण के बाद पहले की तुलना में 2021 में 149% की बढ़ोतरी हुई है। जब औद्योगिकरण की बात की, ये औद्योगिकरण ने जैसे मानव विकास को जन्म दिया, वैसे प्राकृतिक दोहन, प्राकृतिक शोषण का भी द्वार खोल दिया था। इसके बाद समझिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत का है, उसके अनुसार भारत में 1991 से 2018 के लू लगने से 24,000 लोगों की मौत हो गई। जो अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अत्यधिक गर्मी से या लू से 2010 के बाद सर्वाधिक 6,500 के आसपास लोग मरे हैं। तो IIT खड़गपुर का भी अध्ययन यही कहता है कि तापमान वृद्धि और लू के कारण शरीर में व्यापक गर्म हवाएं, आघात, हृदयाघात, नसों में खून, थके जमने जैसे आपको अस्थायी विकलांगता के खतरा बढ़ा दिया है। मृत्यु दर वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम क्या किया है, अन्वेषण कहता है लू बाढ़ के बाद है दूसरी सबसे बड़ी घातक आपदा है, जिसमें मानव स्वास्थ्य क्या करता है, गंभीर रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है। हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी आदि समस्याएं आपको देखने को मिलती है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या कहता है, एक रिपोर्ट बोलता है कि 1995 भारत में 1995 गर्मी के कारण करीब
4.3% घंटे खो दिए। 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे थे ऐसे जो वो बिना काम का रह गया। और 2030 में काम घंटों की संख्या ये घट कर कितनी हो जाएगी, 5 अर्थात 24 घंटे में हम 5 घंटा अपना 5.8 घंटा अर्थात लगभग 6 घंटा बर्बाद करेंगे केवल गर्मी के कारण। कोई काम ही नहीं हो पाएगा गर्मी के कारण। तो यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। विकसित भारत की कल्पना कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। 2030 में 3.4 करोड़ लोग इसके नौकरियां खो रही, जिसके कारण तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट जो है भीषण गर्मी के कारण, लू के कारण 2030 में दुनिया की अर्थव्यवस्था 4.2 ट्रिलियन डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया है। तो यह कहीं ना कहीं देखिए किसी देश का इतना तक पहुँचने, भारत अभी पाँचवा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, तो उसके पास 4.2 ट्रिलियन नहीं है। तो सोच के देखिए भारत जैसे विशाल देश के ट्रिलियन इतनी इकोनॉमी नहीं है, तो हम 2030 तक विश्व की इतनी ट्रिलियन अर्थात किसी विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसमें से हम इतना ट्रिलियन डॉलर गंवा देंगे। यह कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ अन्य देशों को लाभ ही पहुँचाता है, विश्व के सभी देशों को इकोनॉमिक ग्रोथ कराता है। हमें अगर इसके आंकड़े को सही कर ले तो आंकड़ों को सही करने का मतलब है हमें क्या करना होगा, प्राकृतिक आवास बढ़ाना होगा, जो प्राकृतिक के जो हमने दोहन किया उसको लौटाना होगा, पुनः चक्रण करना होगा। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। केवल हम कालाबाजियाँ ना करें, बातों की कालाबाजियाँ ना करें, उत्तरदायित्व के महत्व को समझे कि बड़े देश, छोटे देश, मंझले देश, जो भी देश हैं सभी एक साथ मिलकर काम करें, नहीं तो सभी का दिमाग उल्टा हो जाएगा। प्रकृति दोहन करेगी तो हम बचेंगे नहीं, किसी रूप से नहीं बचेंगे। अभी हाल ही में इसको दुबई के बाढ़ से आप इसका आकलन कर सकते हैं, जहां रेगिस्तान हुआ, इस प्रकार का बाढ़ आया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डैमेज हो गया, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे उसके कहीं ना कहीं खोखले नज़र आए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को, प्रकृति को, पृथ्वी के अति शोषण को रोक सकते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।